हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं विकी सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में किसी कंपनी को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। वो मानक क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर पहला है, ऐसे कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित होना चाहिए। यानी स्टार्टअप की श्रेणी में किसी कंपनी को तब रखा जाएगा जब उसका मुख्यालय कहाँ पर हो, भारत में होना चाहिए। दूसरा है, उस कंपनी के पास कुछ नया आइडिया होनी चाहिए। घिसे पिटे पुराने ट्रेंडिंग पर काम नहीं चलेगा, उसके पास कुछ नया आइडिया होगा तभी उसको स्टार्टअप की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है, कंपनी की शुरुआत हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत पुरानी कंपनी होगा तो उसको स्टार्टअप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अधिकतम कितने वर्ष पुराना कंपनी होना चाहिए, तो 10 वर्ष पुराना कंपनी होना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक पुराना कंपनी हो गया तो उसको स्टार्टअप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट चौथा है, उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 4 बातें आपको याद रखना है कि स्टार्टअप की श्रेणी में किस किस कंपनी को रखेंगे। एक तो हो गया, मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, उस कंपनी के पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया कि शुरुआत 10 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 वर्ष पुराना कंपनी होना चाहिए। और अगला चौथा हो गया कि 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति उसके पास वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा भारतीय समुद्री विद्यालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से एक सर्वेक्षण कार्य तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला में कोरकाई तट पर शुरू किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर किया जा रहा है ये सर्वेक्षण कार्य। ये सर्वेक्षण कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुओं की खोज हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से यह पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री 21 जनवरी 2022 को गुजरात में सोमनाथ मंदिर क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान जो है सोमनाथ का आता है। तो प्रधानमंत्री 21 जनवरी यानी आज के ही दिन गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास एक क्या करेगा, सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, एक नए सर्किट हाउस का क्या होगा कि उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसकी लागत कितना है, 30 करोड़ रुपए का लागत है। तो ये याद रखना है कि नए सर्किट हाउस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पर कर रहे हैं, तो ये सोमनाथ मंदिर के पास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये नाम याद रखिएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ। आज यानी आज नहीं, ये तो मैंने पिछले दिन लिखा है इसलिए आज यहाँ पर लिखा गया है। 20 जनवरी 2022 को सामाजिक आवास परियोजना, सिविल सर्विस कॉलेज तथा 8 मेगावाट जो है पीवी फॉर्म प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद क्या है कि भारत के समर्थन का आभार व्यक्त करने के लिए मॉरिशस क्या कर रहे हैं कि सरकार ने वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है, फैसला किया है। तो यहाँ पर क्या क्या बात आपको मॉरिशस और भारत से रिलेटेड याद रखने हैं। एक तो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम जो है प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। दूसरा है कि 20 जनवरी 2022 को उन्होंने सामाजिक आवास परियोजना, आवास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परियोजना को, आवास परियोजना को अंग्रेजी में बोलते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट। यानी प्रधानमंत्री मॉरिशस में क्या किए, हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक उद्घाटन किए। अच्छा, वहाँ पर और क्या हुआ, सिविल सर्विसेज कॉलेज का भी उद्घाटन किए हैं। और 8 मेगावाट पीवी फॉर्म प्रोजेक्ट है, ये सोलर पीवी फॉर्म प्रोजेक्ट है, इसका भी उद्घाटन किए हैं। ये आपको याद रखना है कि किस किस चीज़ का उद्घाटन किए। 3 बात है, हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए, सिविल सर्विस कॉलेज के उद्घाटन किए हैं और 8 मेगावाट सोलर पीवी फॉर्म प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किए हैं।
ये 3 बात आपको याद रखना है। महात्मा गांधी मेट्रो रेल स्टेशन किस देश में प्रारंभ किया गया है? तो आपको याद रखना है मॉरिशस ने। भारत के समर्थन का आभार व्यक्त करने के लिए मॉरिशस सरकार ने ये कदम उठाया है। आइए अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसको बोलते हैं अनक्टाड, UNCTAD। अनक्टाड द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया है। ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट से पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट जो है कौन जारी किया है। यहाँ पर याद रखना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है, मॉनिटर रिपोर्ट जो है, ये अनक्टाड द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला हो जाता है हाल ही में विमोचित पुस्तक मेरे हमसफर। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है मेरे हमसफर। के लेखक कौन है? तो मेरे हमसफर पुस्तक के लेखक जो है SS डोगरा है। मेरे हमसफर पुस्तक के लेखक कौन है? SS डोगरा। नेक्स्ट है हाल ही में UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी जियो बन गई है, ठीक ना, जियो। रिलायंस का जो जियो है वही जियो, JIO जियो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के लवनी कलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम याद रखना है, फुलवारी तालुका जगह है, वहाँ का है सुमित भाले। ये सुमित भाले, ये आपको सुमित भाले नाम याद रखना है। कौन सा कलाकार है? लावनी कलाकार है। अपने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके जवाब देने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है कैमूर के किस महिला को, बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न है, कैमूर के किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंसिव वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया हुमा तनवीर को। और हुमा तनवीर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेखिका है। इनको अंतर्राष्ट्रीय लेख पर मतलब कि कहानी लिखने में या उपन्यास लिखने में इनको बहुत यही सम्मान मिला है। तो याद रखिएगा ये नाम है आपका हुमा तनवीर। फिर से मैं बोल देता हूँ, हुमा तनवीर का संबंध कैमूर जिला से है। भभुआ कैमूर रोहतास के बगल में है, रोहतास के पश्चिम तरफ है। ये महिला है, एशिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंसिव वुमेन अवार्ड 2021 में इसको ये सम्मान मिला है, हुमा तनवीर को। ठीक है, अब आइए चलते हैं, अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचना मैला आंचल। बहुत प्रसिद्ध रचना थी फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। मैला आंचल सामाजिक परिदृश्य को दिखाता है। यहाँ पर आप जब कभी पढ़िएगा तो आप भाव विह्वल हो जाइएगा, बहुत मन लगेगा, एक बार पढ़कर जरूर देखिएगा। तो इस मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। पिछले 10-12 साल से अनुवाद का काम चल रहा था, बहुत स्लो था, तो अनुवाद पूरा कर लिया गया है। इसे जापानी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको दोरोना सुसो, इसको क्या बोलते हैं? दोरोना सुसो कहते हैं। ये याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सुंदर रचना है मैला आंचल। इसका जापानी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका शीर्षक क्या है? दोरोना शुशो, मैला आंचल, दोरोना शुशो। तो इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर्स इतना ही। आप लोग नियमित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है मैं आपके लिए कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा लाता हूँ। PDF बनाकर 8 पेज का मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आज आपको 8 पेज का PDF मिलेगा। आप डाउनलोड करने बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दिया कीजिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।